नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है और आप में से बहुत सारे लोग इंतज़ार भी कर रहे होंगे या फिर आपको मिल भी गया होगा कि उसका थोड़ा-सा व्याख्या हो जाए, विश्लेषण हो जाए या डिस्कशन हो जाए पेपर का। तो भूगोल के पेपर जो प प प्रश्न आए हैं भूगोल के पेपर में, उन प्रश्नों के ऊपर थोड़ी-सी चर्चा हम कर लेते हैं कि कौन-कौन से प्रश्न ज्योग्राफी से आए हैं और उन प्रश्नों के सही उत्तर क्या होने चाहिए। और जैसा कि यूपीएससी पिछले 2-3 बार से प्रश्न बहुत शानदार बना रही है और उसके जो ऑप्शन हैं, उसमें एलिमिनेशन मेथड को हटा दिया गया है। यानी आपके पास अब ये विकल्प नहीं है कि आप 1-2 या 2-3 या 1-5 ऐसे कुछ सेलेक्ट कर सकें। और बहुत बेहतरीन लगा मुझे ये पैटर्न क्योंकि इसमें सभी ऑप्शंस का पता होना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न आए हैं भूगोल से और उनके क्या उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, एक-एक करके देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर प्रश्न है, झेलम नदी वूलर झील से होकर जाती है। ठीक? बिल्कुल सही बात है। झेलम नदी जो है वूलर झील को भरती है और जो जो वूलर झील है उसका निर्माण झेलम नदी से ही हुआ है। तो ये वाक्य यहाँ पर ठीक है। पूछा क्या गया है? सही कथन कौन-कौन से हैं? कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है। देखिए कोलेरू झील समुद्र तट के पास में है, लेकिन कृष्णा नदी सीधे तौर पर कोलेरू झील का भरण तो नहीं करती। कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, वो जरूर उसमें से होकर गुजरती हैं और वो भी जो वर्षा पर निर्भर नदियां हैं, तो ऋत्विक नदियां कह सकते हैं। तो सीधे तौर पर कृष्णा नदी तो उसका भरण नहीं करती है, तो ये वाक्य सही नहीं होगा। गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित हुई है। देखिए बिहार के अंदर है ये कांवर झील, लेकिन गंडक नदी के विसर्प से ये नहीं बनी हुई है। बूढ़ी गंडक एक नदी है, उसकी कुछ सहायक नदियां हैं, उनसे ये कांवर झील निर्मित हुई है। ये सच में एक ओक्सबो झील है जिसको हम छाड़न झील भी कहते हैं या फिर इसी को गोखुर झील भी कहा जाता है। ठीक है? तो ये वाक्य ठीक नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कितने वाक्य ठीक हैं, सही कथन कितने हैं, तो यहाँ पर केवल 1 कथन ठीक होगा, बाकी 2 कथन जो हैं वो ठीक नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कामराजार पोर्ट यानी जो कामराजार बंदरगाह है, वो भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पत्तन है। देखिए भारत के पास जो भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हैं, उनमें से ये एक ऐसा बंदरगाह है, जो निगम बनाया गया है, यानी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसको बड़ा पत्तन बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। बाकी सारे जो बंदरगाह हैं, वो सीधे तौर पर भारत सरकार से जुड़े हुए हैं, वो कोई कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नहीं है। तो ये कामाराजार पोर्ट वाला वाक्य यहाँ पर सही सुमेलित कौन-कौन से कथन हैं, उनके बारे में चर्चा करनी है या फिर कौन से सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है। मुंद्रा बंदरगाह भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पत्तन है। मुंद्रा गुजरात में है और अडानी ग्रुप का ये बंदरगाह है और सबसे बड़ा बंदरगाह, जी हाँ बिल्कुल, काफी सारा व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस बंदरगाह से होता है। तो यह बंदरगाह बिल्कुल निश्चित तौर पर भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो इसको आप सही कथन कह सकते हैं या सही मिलान कह सकते हैं। अगला बंदरगाह है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है। भारत में सबसे बड़ा आधान यानी कंटेनर पोर्ट है। कंटेनर पोर्ट का मतलब होता है जहां पर कंटेनर उतारने या फिर जो जहाज खड़े करने की जो जगह होती है वहां पर अच्छी खासी हो। लेकिन इससे बड़ा, बल्कि भारत का सबसे बड़ा कहा गया है, तो वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट होगा, जेएलएन पोर्ट, मुंबई के साथ में ही महाराष्ट्र के अंदर है। यहाँ पर विशाखापट्टनम के बारे में ये कथन ठीक नहीं होगा। वो अलग बात है कि विशाखापट्टनम एक बड़ा बंदरगाह है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है और काफ़ी गहरा है, प्राकृतिक बंदरगाह है। पूरी तरीके से खुला बंदरगाह नहीं है, ये लगभग घिरा हुआ बंदरगाह है जिसको आप लगभग भू आबद्ध या भू आवेष्टित बंदरगाह कह सकते हैं। लेकिन अगर इसके साथ ये कथन जुड़ा हुआ है तो ये इसके लिए ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कथन ठीक नहीं होगा। यहाँ पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कितने ऐसे युग्म हैं जो सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर 1 और 2।
यानी केवल 2 युग्म हैं जो सही सुमेलित हैं, यानी 2 यहां पर ठीक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज। कटहल, महुआ और सागौन उपर्युक्त में से कितने पर्णपाती यानी डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं या ट्री हैं? पतझड़ वन वो जो एक शुष्क ऋतु आने पर, यानी जब वर्षा कम हो रही हो, यानी वर्ष भर जहां वर्षा नहीं होती है, वहां के वृक्ष जब शुष्क काल आता है, ड्राई सीजन आता है, तो अपने सारे के सारे पत्ते गिरा देते हैं और उनको हम पर्णपाती या डेसिडुअस ट्रीज कहते हैं। वर्ष भर जहां वर्षा होती है, जैसे विषुवतरेखीय क्षेत्र हैं, या भारत में और बात करें पश्चिमी घाट है, या उत्तर पूर्वी भारत के राज्य हैं, या फिर अंडमान निकोबार है, वहां पर अच्छी खासी वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो वहां पर सदाहरित वन पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर पूछा गया है कि इनमें से पर्णपाती वन कौन से हैं? देखिए, जो कटहल होता है ये एक सदाबहार वन है, तो ये तो हमारे ऑप्शन में आएगा नहीं। महुआ बिल्कुल मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, झारखंड में, बिहार में काफी सारा ये होता है, और यहाँ पर मानसूनी जहां पर जलवायु होती है, मानसूनी जलवायु, वहां पर आप देखेंगे पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो ये ठीक है। यहाँ पर सागौन, इसकी भी खेती की जाती है और इसके भी जो पत्ते होते हैं वो गिरते हैं। ये भी एक तरीके से सदाबहार वन नहीं है। आप मध्य प्रदेश में इनको देख सकते हैं, और आजकल तो इसकी कृषि भी होती है, खेती भी होती है, क्योंकि इसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है, चाहे आप फर्नीचर के रूप में काम में लें या फिर जहाज बनाने के काम में लें। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पानी से भी खराब नहीं होती और धूप से भी खराब नहीं होती है। तो जहाँ भी फर्नीचर या लकड़ी से बनने वाले जो भी हमारे उपकरण हैं, या फिर कहें कि हमारे चाहत की सामग्री है, टेबल है, या फिर दरवाजे हैं, या बेड होते हैं, या और भी बड़े-बड़े जो जैसे जहाज बनाने में भी लकड़ी का प्रयोग अगर होता है, तो सागवान की लकड़ी वहाँ प्रयोग में ली जाती है। तो यहाँ पर कितने पर्णपाती वृक्ष हैं इन 3 में से? तो हम कह सकते हैं कि इनमें से 2 ऐसे वृक्ष हैं जो पर्णपाती प्रकार के हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे वर्तमान समय की विस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है? कच्छ भूमि यानी जो मार्शलैंड है, वो गुजरात के अंदर है, अच्छी खासी, जिसको हम कच्छ का रण भी कहते हैं। अच्छा, इसमें तो ऑप्शन में भी दे रखा है, तो कच्छ का रण। तो समुद्र के लगातार पीछे हटने से या वर्षा कम होने से वहां पर दलदल जैसा बच गया है, और वो जो कच्छ का रण है वो गुजरात का भाग है। तो यहाँ यही पूछा गया है कि कौन सी भूमि है जो उत्पन्न हुई है इस प्रकार समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट की वजह से, यानी पीछे हटने की वजह से या समुद्र का स्तर कम होने की वजह से। भाई, समुद्र का स्तर अगर बढ़ेगा, जल स्तर, तो वो स्थलीय भाग पर आएगा और स्थलीय भाग को घेर लेगा। लेकिन अगर समुद्र का स्तर गिरता है तो फिर भूमि बाहर निकलती है और वहां पर दलदल या कीचड़ जैसा देखने को मिलता है। तो कच्छ का रन जो है, रन ऑफ कच्छ गुजरात वाला, वो इसी का एक उदाहरण है। चलिए और प्रश्न देखते हैं। भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं? यानी जो इल्मेनाइट और रूटाइल हैं, ये कौन से खनिज हैं, मतलब किसके खनिज हैं जिससे ये बनते हैं? ठीक है, मतलब कौन सा खनिज उससे बनता है, यानी एल्यूमिनियम, ताम्र यानी कॉपर, आयरन यानी लोहा, और टाइटेनियम। तो देखिए, ये इल्मेनाइट हो गया, रूटाइल हो गया, ये टाइटेनियम के स्रोत हैं। हमारे समुद्र तटीय क्षेत्रों में बहुत सारे इस प्रकार के खनिज मिलते हैं, जैसे मोनाजाइट भी वहां पर मिलता है, ठीक है, जिसे थोरियम प्राप्त होता है। तो यहां पर इसका उत्तर बनेगा टाइटेनियम। अगर आप इल्मेनाइट और रूटाइल खनिजों की बात करते हैं, तो उनसे जो स्रोत अगर हम देखेंगे तो वो उससे टाइटेनियम बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट, बड़ा ही अच्छा खनिज है, आजकल काम में आ रहा है जबरदस्त तरीके से, जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है?
देखिए, पहली बात तो कोबाल्ट जो है यहाँ पर सीधा-सीधा कहा गया है कि विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक है। आजकल चारों ओर इस बात की चर्चा है और भारत में भी काफ़ी हद तक इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि विद्युत मोटर यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चलाए जाएँ। उससे प्रदूषण कम होगा क्योंकि जो जैविक ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम पर आधारित हमारे वाहन चल रहे हैं या फिर जो उद्योग चल रहे हैं तो उनसे बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण होता है। उद्योगों में कोयला या फिर तापीय विद्युत घर जो हैं वहाँ पर और साथ ही साथ जो पेट्रोल और डीज़ल हैं, उन पे जो वाहन चल रहे हैं, उनसे प्रदूषण बहुत बड़ी मात्रा में फैल रहा है। तो चारों ओर पूरे विश्व में ही इस बात की चर्चा चल रही है कि क्यों ना विद्युत से चलने वाले वाहनों का निर्माण किया जाए। अब विद्युत से चलने वाले वाहन, वहाँ पर कोई तारबंदी तो हो नहीं सकती सड़क के ऊपर, जैसे मेट्रो चलती है या ट्रेन चलती है। तो बैटरी की आवश्यकता होगी और बैटरी में कोबाल्ट जो होता है एक मुख्य उसको बनाने में काम में आता है। अर्जेंटीना, बोत्सवाना, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो डीआरसी जिसको बोलते हैं और कजाकिस्तान। तो देखिए जहाँ पर जो डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो अफ्रीका के अंदर, वो 3/4 के आसपास कोबाल्ट का पूरी दुनिया भर में उत्पादन करता है। ठीक है? और ये विद्युत जो से चलने वाले वाहन हैं, उनकी बैटरी में प्रयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा एक कोंगो बेसिन, फिर से अफ्रीका और उसी देश की बात की जा रही है, का भाग है? देखिए, कोंगो नदी अगर आप अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे तो बीचों-बीच में बहती है और विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी भी है। कुछ इस प्रकार से यहाँ बहती है, अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। यहां पर कहा गया है कि कौन सा देश है जो कोंगो बेसिन का भाग है। देश की ही बात हो रही है, चारों के चारों देश हैं। आइए देख लेते हैं। कैमरून, जी हाँ, कैमरून में से आती है नदी। कुछ नदियां हैं, कैमरून यहाँ पर है देश और उसमें से कुछ नदी इसमें आकर मिलती हैं, छोटी छोटी इसकी जो सहायक नदियां हैं वो। और इसके बाद में नाइजीरिया, देखिए उत्तर तो कैमरून हो चुका है इसका, देख लेते हैं। नाइजीरिया और भी इस तरफ है तो नाइजीरिया से कोई नदी इसमें आकर नहीं मिलती है। दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान देश यहाँ पर है और उससे होकर निकलती है नील नदी। तो वो नील नदी का तो एक तरीके से ड्रेनेज बेसिन है, लेकिन वो कोंगो नदी का नहीं है। अब बात करें युगांडा, तो युगांडा भी देश यहाँ पर है, बिल्कुल पड़ोस में ही है इसके, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के। लेकिन वहाँ भी नील नदी की सहायक नदियाँ तो हैं, नाइल रिवर जो है, लेकिन कोंगो नदी की कोई भी सहायक नदी या कोंगो नदी स्वयं वहाँ से होकर नहीं बहती है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर बनेगा वो कैमरून बनेगा। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरकंटक पहाड़ियां विंध्यानी और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। अमरकंटक की जो पहाड़ी है वो मैकाल पहाड़ी कहें या अमरकंटक चोटी कहें, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, यानी लगभग मध्य भारत के अंदर। और यहां पर कहा गया है कि अमरकंटक की पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। प्रश्न में पूछा गया है कि कितने कथन सही हैं। तो पहला कथन सर्वथा असत्य है, बिल्कुल गलत है, रॉन्ग सेंटेंस है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अमरकंटक सह्याद्री का अर्थ है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट से कैसे संबंध हो सकता है अमरकंटक का? अमरकंटक का विंध्यान से संबंध है वो तो समझ में आता है, सतपुड़ा से भी उसका संबंध है वो तो आता है समझ में, लेकिन सह्याद्री से उसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए पहला कथन गलत हो गया। बिलीगिरीरंगन पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग में हैं। सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग में अगर हम देखेंगे तो वहां पर हमें अमरकंटक और मैकाल पहाड़ी के अंश मिलेंगे, ना कि ये बिली गिरिरंगन। बिली गिरिरंगन कर्नाटक के दक्षिणी भाग में हमें मिलने वाली पहाड़ी है। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास, महाराष्ट्र के पास नहीं है। तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में है। देखिए शेषाचलम पहाड़ियां पहली बात तो आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक बॉर्डर के आसपास, और वहां पर पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट तो हो ही नहीं सकता। यानी जब आप भारत को देखते हैं, दक्षिण भारत को,
तो दक्षिण भारत का मानचित्र आपको कुछ कुछ ऐसा नजर आएगा। और ये बिल्कुल जो इसका पश्चिमी भाग है, ये वाला दक्कन के पठार, या फिर आप कहें कि जो दक्षिण भारतीय पठार है उसका बिल्कुल दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग है या किनारा है, उसको हम सह्याद्री या पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट का सबसे जिसे कहते हैं सबसे दक्षिणी भाग अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपको पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। एक तो नीलगिरी, नीलगिरी के अलावा इसके दक्षिण में आपको यहां पर देखने को मिलेगी अन्नामलाई, और अन्नामलाई की सबसे दक्षिण में अगर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको इलायची पहाड़ी यानी कार्डमम हिल देखने को मिलेगी। ये सब तो पश्चिमी घाट के भाग हैं, लेकिन अगर आप शेषाचलम पहाड़ी की बात करते हैं तो ये पश्चिमी घाट नहीं बल्कि पूर्वी घाट का भाग है। शेषाचलम पहाड़ी की अगर आप स्थिति देखेंगे तो कुछ कुछ आपको यहां देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर कितने कथन सत्य हैं, तो सत्य तो असत्य हो गए सबके सब। यहां पर तीनों की तीनों कथन जो हैं असत्य हैं, कोई भी नहीं है यहाँ पर सत्य। अगर सत्य की बात करें यानी ट्रू जो स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें से कोई सा भी नहीं है, तीनों ही गलत है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, भूगोल से अगला जो प्रश्न है वो यहां पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बुल्गारिया, हंगरी, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, लातविया और रोमानिया। क्या पूछा गया है? उपयुक्त में से कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा से साझा करती हैं? देखिए, अब इससे ज्यादा हॉट प्रश्न क्या हो सकता है? ये तो लगभग सभी ने ठीक कर ही दिया होगा, क्योंकि यूक्रेन तो पिछले 1 डेढ़ साल से खबरों में बना हुआ है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। तो अब देखते हैं कौन कौन से देश यहाँ पर दे रखे हैं। बुल्गारिया, बुल्गारिया रोमानिया के दक्षिण में है, तो वो यूक्रेन से सीमा साझा नहीं करता है। हंगरी, जी हाँ, हंगरी का थोड़ा सा सीमा इससे यूक्रेन से लगता है। लिथुआनिया, नहीं लिथुआनिया भी नहीं होगा इसका। चेक रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक अगर आप देखते हैं तो ये आपको भूमध्य सागरीय तट के आसपास मिलेगा, तो ये भी यूक्रेन से सीमा नहीं बनाता है। ठीक, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सारे के सारे देश आपको मिलेंगे उत्तर मध्य, या फिर कहें कि जो आ, रूस से अलग हुए देश हैं, लेकिन ये भी इससे यूक्रेन से सीमा नहीं बनाते हैं, तो लातविया भी नहीं होगा। और इसमें रोमानिया एक देश है जो हंगरी से सीमा बनाएगा। यानी यहां पूछा गया है कि कितने देश हैं जो यूक्रेन से सीमा बनाते हैं, तो हंगरी और रोमानिया दो देश यहां पर होंगे जो यूक्रेन से सीमा बनाते हैं। तो उत्तर पूछा गया कितने हैं, तो एक और दो, यानी ए इसका उत्तर बनेगा। यानी दो देश यहां पर ऐसे हैं जो यूक्रेन से सीमा बनाते हैं। और यूक्रेन बिल्कुल आप काला सागर देखते हैं, ब्लैक सी, तो उसके नॉर्थ में है, और रूस का ही पहले ये भाग था। ये सारे देश भी, जैसे आप लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया की बात करते हैं, या फिर और भी देश जैसे बेलारूस है, यूक्रेन है, या फिर जैसे मध्य एशिया के देश हैं, वो सारे के सारे देश भी रूस के ही भाग थे। यूएसएसआर कहा जाता था उस समय उसको। और जो युद्ध हो रहा था है, मतलब अब भी कहाँ थमा है, वो युद्ध तो चल ही रहा है लगातार थोड़ा बहुत। तो वो यूक्रेन से संबंधित, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, भूमध्य रेखा पर प्राप्त क्या पूछा गया है? पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, यानी एक कथन सही है इसमें से, बाकी तीन तो गलत हैं, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो है नहीं। भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की कुल मात्रा से लगभग 10 गुनी है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। अवरक्त किरणें सूर्य तप का लगभग 2/3 भाग हैं। अवरक्त यानी इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं, वो सूर्य तप का 2/3 भाग है। 2/3 का अर्थ हो गया लगभग 66%, नहीं, लगभग 50 या 49-48% के आसपास होती है। 48 से 49% होती हैं, लेकिन 2/3 यानी 66% होना तो गलत है। ठीक, आगे देखते हैं। अवरक्त तरंगें निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा वृहद रूप से अवशोषित होती हैं। ये स्टेटमेंट सही है। निचले वायुमंडल का अर्थ है जो क्षोभ मंडल है उसमें जलवाष्प की मात्रा होती है, और जलवाष्प
जो है अवरक्त किरणों को भी रोक सकता है। यहाँ पर सत्य कथन कौन सा है, तो वो अगर हम देखें तो यहाँ पर सी जो होगा वो ठीक हो जाएगा कथन। यहाँ पर अवरक्त तरंगे सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग हैं। एक तो विद्युत चुंबकीय तरंगें तो हैं, ठीक है, सौर विकिरण का, लेकिन दृश्यमान स्पेक्ट्रम यानी जिसको आप कह सकते हैं कि देख सकें, यानी जो हमें दिखता है प्रकाश, उसका भाग है नहीं। इंफ्रारेड हो या फिर अल्ट्रा वायलेट हो, ये दोनों हमारे देखने की सीमा से या तो पहले हैं या बाद में हैं। जब एक रैंक बनती है तो उसमें हमारा जो दृश्य प्रकाश होता है उसका हिस्सा ना ही तो इंफ्रारेड होती है यानी अवरक्त तरंगे होती हैं और ना ही अल्ट्रावायलेट होती हैं, बल्कि उनके बीच वाला जो हिस्सा होता है वो हमारे देखने लायक प्रकाश होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, तो इसका उत्तर सीधा सीधा सी बन जाएगा। और देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का अर्थ है विषुवत रेखीय वर्षा वन, या फिर जहां पर वर्षा वर्ष भर होती रहती है, उनमें से जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, वो बहुत पोषक तत्व होते हैं उसमें। बिल्कुल भी ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्षा वनों में जो मिट्टी होती है उसके पोषक तत्व एक तरीके से या तो ज्यादा वर्षा होने से बह जाते हैं, या फिर लीचिंग हो जाते हैं, निक्षालित हो जाते हैं, या फिर वहां पर जो बहुत तीव्र मात्रा में जो मृदा के जीव पैदा होते हैं उस मिट्टी के पोषक तत्वों को खा जाते हैं। या फिर एक कारण और हो सकता है कि पेड़ इतने बड़े बड़े हैं, अब वो पेड़ बहुत बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों का अवशोषण करते होंगे, तो उनको आवश्यकता तो होती होती होगी, तो वो वहां पर मिट्टी एक तरीके से पोषक तत्वों से भरपूर तो हो ही नहीं सकती। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। बिल्कुल, ये कथन बिल्कुल सही है। पहला कथन बिल्कुल गलत है। यहां पर बताना है कौन सा सही है। ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, तो नहीं, ये ऑप्शन तो ठीक हो ही नहीं सकता। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, दोनों सही हैं ही नहीं। कथन 1 सही है, नहीं, यहां से आगे पढ़ो ही मत, क्योंकि पहला कथन तो वैसे ही गलत है। कथन 1 गलत है, इसको पढ़ सकते हैं, किंतु कथन 2 सही है। बिल्कुल, कथन 1 गलत है और दूसरा जो कथन है वो सही है। और अगर यहाँ ये होता कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होती, तो उत्तर कुछ और होता, लेकिन यहां तो लिखा है कि होती है, तो कथन एक सरासर गलत है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच ताप विप्रयास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। यानी जो तापमान का अंतर होता है ना महाद्वीपों और महासागरों में, यहाँ कहा गया है कि महाद्वीपीय जो भाग होता है वो ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्म हो जाता है, और जो महासागरीय भाग है वो उतना गर्म नहीं होता। ऐसा गर्मियों में ज्यादा होता है, यानी जो तापमान का अंतर होता है दोनों में, वो यानी जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत गर्म हो जाता है। आगे कहा गया है जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा मतलब एक इकाई तापमान को गर्म करने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जल को गर्म करने में समय अधिक लगता है। एक तो वैज्ञानिक तौर पर देखें, विज्ञान के तरीके से, तो विशिष्ट ऊष्मा उसकी ज़्यादा है, यानी एक इकाई जो जल होगा उसको गर्म करने में भू धरातल, जो स्थल धरातल है, उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए, तापमान चाहिए। दूसरी बात, अगर सामान्य तौर पर समझें और मैं समझाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा भी है कि जो जल है वो केवल ऊपर ऊपर से गर्म नहीं होता है, बल्कि सूर्य का तापमान जब आता है तो जल बहुत अंदर तक गर्म होता है। तो बहुत बड़े भाग, यानी हम कह सकते हैं कि 100 मीटर तक भी सूर्य का प्रकाश जा सकता है और वहां तक का जल एक साथ गर्म होगा। दूसरी बात ये भी है कि जल का अगर ऊपरी तल गर्म हो गया तो जल ऊपर से नीचे भी गति कर सकता है, नीचे से ऊपर भी चल सकता है और वहां से बहकर जा सकता है। ध्रुवों का ठंडा पानी बहकर आ सकता है, यानी जल को गर्म होने में समय लगेगा, ये तो निश्चित बात है। अगर आप स्थलीय भाग की बात करते हैं तो स्थलीय भाग जो होता है वो जल्दी गर्म इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका केवल ऊपरी तल ही गर्म होता है। बहुत गहराई तक और अंदर तक
तापमान सूर्य का नहीं पहुंच सकता है भूमि के अंदर या मिट्टी के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मृदा होती है वो हीट की बैड कंडक्टर होती है। सोइल इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि अगर आप 10 मीटर दूर आग जला लें मिट्टी पे और उसको जलते रहने दें 10-20 दिन तक, तो भी वो 10 मीटर दूर वाली इधर वाली मिट्टी जहां हम खड़े हैं वहां तक वो गर्म नहीं होने वाली। ठीक है? तो मिट्टी जैसे साइड में पार्श्व तापमान का वितरण नहीं करती है, वैसे ही ऊपर से नीचे की ओर भी तापमान मिट्टी में नहीं जाएगा। तो ऊपर-ऊपर से गर्म होती है इसलिए जल्दी गर्म हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ क्या कहा गया है? ओके, इनमें से क्या सही है इन दोनों को लेकर? तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है और दूसरा कथन जो है वो कारण भी है इसका, यानी वो सही व्याख्या कर रहा है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है, यानी वो बढ़िया तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो चलिए इसका उत्तर ए ही बना देते हैं, क्योंकि बाकी को पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये कथन सही है और दूसरा कथन भी सही है और पहले कथन की व्याख्या भी कर रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि स्थलीय भाग जल्दी गर्म हो जाता है और जलीय भाग धीरे गर्म होता है। तो ना केवल यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा की मैंने चर्चा की, वो तो विज्ञान में आप पढ़ ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बात कुछ और भी है। भौगोलिक देखें और जो स्पष्ट रूप से देखें कि आखिर इन दोनों का प्रकृति क्या है गर्म होने और ठंडे होने में, तो यहाँ पर व्याख्या भी सही प्रकार से होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप लेखी यानी जो सिस्मोग्राफ होता है जिससे हम भूकंप का रीडिंग करते हैं कि भूकंप आया है तो उसका कितनी तीव्रता वगैरह है, में एस तरंग यानी जो सेकेंडरी द्वितीयक तरंग होती हैं, एस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलेखित की जाती हैं। एस का मतलब सेकेंडरी, चलिए लिख देता हूं, यानी द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक तरंगों के बारे में बात करें तो इनकी जो गति होती है वो 5 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि जो पी तरंगे होती हैं प्राइमरी, प्राथमिक तरंगों की जो गति होती है वो लगभग 8 से 11 किलोमीटर तक चल सकती है ये प्रति सेकंड। तो यहां कहा गया है कि अभिलिखित पहले की जाती है पी तरंगे, कहां? सिस्मोग्राफ पर। सीधी सी बात है, अगर भूकंप कहीं पैदा हुआ है पृथ्वी के अंदर, मान लीजिए ये भूकंप का उत्पत्ति केंद्र है जिसको हम भूकंप मूल या फोकस कहते हैं, भूकंप मूल या फिर इसी को हम कह सकते हैं फोकस। तो भूकंप मूल या जो फोकस होता है वो वहां से जब भूकंप की तरंगे उत्पन्न होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, तो वो सभी दिशाओं में चलती हैं। प्राथमिक तरंग भी चलती है और द्वितीयक तरंग भी चलती है, प्राथमिक तरंग भी चलती है और द्वितीयक तरंग भी चलती है। तो अगर हमारा सिस्मोग्राफ धरातल पर है, धरातल पर ही होगा, भूमि के अंदर तो हम किस लिए रखेंगे, क्योंकि हम भी धरातल पर रहते हैं, तो वहां पर पहले पी तरंग पहुंचेगी। बिल्कुल सही बात है, ये कथन एकदम सही है। पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं। अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, तरंग प्रसार की दिशा में ही करते हैं आगे पीछे। जबकि एस यानी जो द्वितीयक तरंग होते हैं उसमें कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोण ऊपर नीचे कंपन करते हैं। दोनों कथन एकदम सही हैं कि भूकंप लेखी पे पहले पी तरंग आएगी और फिर एस तरंग आएगी, क्योंकि पी तरंग यानी प्राथमिक तरंग जो प्राइमरी वेव होती है उसकी गति ज्यादा होती है, वेग ज्यादा होता है, चट्टानों में से ज्यादा तेजी से होकर आगे बढ़ती है, जबकि जो सेकेंडरी वेव होती है उसकी गति प्राथमिक तरंग से कम होती है, इसलिए वो बाद में भूकंप लेखी पे पहुंचेगा, यानी जो सिस्मोग्राफ है उस पे। और अगर आप पी तरंगों की बात करें तो पी तरंगों की चलने की जो प्रवृत्ति होती है वो ध्वनि तरंगों की तरह होती है। जो पी तरंगे होती है वो ध्वनि तरंगों के जैसे गति करती हैं और ध्वनि तरंगें कुछ इस प्रकार से किसी माध्यम से चलती है। ठीक है, और इनको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य का मतलब हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक।
तो ये जब किसी माध्यम से चलती हैं तो माध्यम के कणों को तरंग के चलने की दिशा में ही कंप्रेस करती हैं, एक्सपेंड करती हैं, कंप्रेस करती हैं, एक्सपेंड करती हैं। यानी संपीड़न और विस्तार के रूप में माध्यम के कणों से होकर गुजरती हैं, माध्यम से गुजरती हैं। यानी चट्टानों के कण एक जगह संपीड़ित होंगे, फिर विस्तारित होंगे, संपीड़ित, विस्तारित होंगे और उसी में होंगे, तो सही बात है। और दूसरा कहा गया है कि एस तरंग यानी जो सेकेंडरी वेव होती है, वो कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोण में, बिल्कुल सही बात है। जो ये एस तरंग होती है, ये प्रकाश तरंगों की जैसे चलती है, ऐसे जैसे प्रकाश तरंगें गति करती हैं, वैसे ही सेकेंडरी वेव किसी माध्यम से होकर गुजरती है और इसीलिए उसको अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। और ये तरंग इसमें चलती है, मान लीजिए मेरे बाएं हाथ से दाहिने हाथ की ओर, जबकि इसमें माध्यम के जो कण होंगे वो समकोण यानी परपेंडिकुलर एक तरीके से गति करेंगे, कुछ इस प्रकार से उसकी गति माध्यम के कणों से होती है। तो यहां पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन हैं जो सही हैं। तो यहां पर सही कथन दोनों हैं, तो हमारा उत्तर बन जाएगा यहां पर सी, दोनों ही कथन ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई प्रश्न हो तो उसको देखते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये अंतिम प्रश्न ही था। तो ये कुछ प्रश्न थे जो भूगोल से इस बार आए थे। उम्मीद है आपको ये जो एक्सप्लेनेशन था वो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे जल्दी दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद।